हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक का 10 चैप्टर का यानी कि अपने दिगंत भाग 2 के गद्यखंड के अभी तक के 10 चैप्टर का सारांश कंप्लीट कर लिया है ना। और अगर आप लोगों ने वो सारे सारांश नहीं देखे हैं तो देख ले। क्यों? क्योंकि सारांश 5 से 6 मार्क्स के आते हैं बच्चों, और एक नहीं 2-2 सारांश आता है। तो सोच सकते हैं आप आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप मिस कर जाएंगे, आप इन सारांश को नहीं देखते हैं तब। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसके सारांश को देखेंगे। ठीक है, आइए बिना ज़्यादा बकवास किए हुए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि सारांश का एक जो अहम भूमिका होता है, जो एक मेन मार्क्स मिला जाएगा, यानी 2 मार्क्स आपको लेखक परिचय से ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लेखक परिचय को बड़े ही ध्यान से रखेंगे। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक चैप्टर है और इसके सारांश को हम लोग आज देखेंगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है, इसके लेखक है मलयज। ठीक है, इनके लेखक कौन है? मलयज। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुई थी। इनका मैं डेट और मंथ नहीं निकाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे ना तो इसकी किताब में मिल पाई थी और ना ही मैंने इसे गूगल पे भी सर्च करके देखा तो अच्छा से नहीं मिल पाया। ठीक है, तो जो किताब में थी उसी के हिसाब से आपको देना है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। यानी मलयज की जन्म हुई थी 1935 और इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। मलयज जी का जो है जन्म स्थान है महुई, और महुई पड़ती है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मलयज का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। इनके माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते अपने सारांश की तरफ। सारांश क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है। ये क्या है? एक डायरी है। ठीक है, इसकी सारांश क्या है? चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जिसे मलयज के द्वारा लिखा गया है। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म के जैसा था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये जो कहानी है ये डायरी है, एक तरह की डायरी है, और ये डायरी मलयज जी ने अपने पूरे जीवन काल में 32 साल तक ये डायरी लिखते हैं। ये जब 16 साल के थे, जब ये 16 साल के थे तब इन्होंने डायरी लिखना शुरू की। इनकी डायरी की जो शुरुआती तारीख थी वो 15 जनवरी 1951 से ये लिखना शुरू करते हैं, और ये जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि 9 अप्रैल 1982 तक ये अपने डायरी को लिखते हैं। डायरी में क्या क्या बातें होती हैं उसी के कुछ अंश को हमारे चैप्टर में बताया गया है, और उनमें से कुछ अंश को हम लोगों ने इस सारांश में लिखा। ठीक है दोस्तों, बोला जाता है कि इन्होंने 47 साल तक ये जीवित रहते हैं, जिनमें से ये 32 साल तक क्या करते हैं? पूरी अपनी डायरी को लिखते हैं। अपनी दैनिक जीवन में होने वाली हर घटना को ये अपने डायरी में लिखते हैं। डायरी लिखना एक तरह की कला है, जो कि आज के दौर में बच्चों मैं बताना चाहूँ तो शायद ही कोई एकाध लड़का या फिर कोई एकाध ऐसे छात्र छात्रा होंगे जिन्होंने डायरी लिखने का शौक़ पाल रखा होगा, वो डायरी निकाल रखे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग जो हैं उनके अंदर ऐसी कला है ही नहीं। जैसे कि आप लोग पहले देखते होंगे कि बहुत से लोग शेर व शायरी किया करते थे, गज़लें लिखा करते थे, है ना, कविताएं लिखा करते थे, कहानियाँ लिखा करते थे।
लेकिन अभी के दौर में आपको बहुत ही गिने चुने हुए लोग आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज का दौर जो है वो मॉडर्न है, आज का दौर है डिजिटल, तो लोग डिजिटली हर कुछ करना सीख गए हैं, है ना। जैसे कि क्या, गेम खेलना, गेम में अपना टाइम पास कर ले रहे, चलो टाइम बर्बाद हो गई, ठीक है। क्या हो गया, मूवीज़ देख ले रहे। मैं भी मतलब डिजिटली बहुत ज़्यादा अटैच रहता हूँ, लेकिन ये एक तरह का गलत आदत भी है ना। हमें डिजिटल होना अच्छी चीज़ है, अपने को अपडेट करना एक अच्छा चीज़ है, लेकिन वो मेरे ऊपर काबू कर ले, ये सबसे गंदा चीज़ है। आप मोबाइल के शौकीन हैं, चलो ठीक है, लेकिन मोबाइल आपके ऊपर हावी हो जाए कोई चीज़, ये बड़ा गंदा चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वक्त मिलता हो, तो वक्त तो मिलेगा ही, तो आप लोग क्या करेंगे कि डायरी लिखना सीखें, अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को लिखें। हाँ, फ़लाँ आदमी ने आज ऐसे ऐसे लड़ाए हुए हैं, उनके बारे में ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है। कहीं घूमने गए हो, उसको अपने डायरी में लिखो। जब कहीं घूमने जाते हो तो कुछ शेर व शायरी के बारे में करो, कोशिश करो। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको जीवन में ना बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। किताबों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी है, ठीक है। तो चलिए अपने चैप्टर पर आते हैं। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलियज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ी बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। मलियज ने डायरी के माध्यम से, तारीख के माध्यम से विभिन्न जगहों का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने तारीख के साथ अपने जीवन के सभी घटनाओं का चित्रण किया है। यह पाठ में लेखक के 1500 पृष्ठ में फैली हुई डायरियों की एक छोटी सी झलक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, वो किन किन जगह पे घूमे हैं, वो किन किन जगह पे कितने तारीख को गए हैं, ये सब कुछ वो अपने डायरी में लिख के रखे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। वो जाते हैं रानीखेत 14 जुलाई 1956 को। यहाँ पे मैंने ईयर को पूरा नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ हाफ लिखा, 1956 को। सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं, बैटरी की छावनी के लिए ईंधन, पूरी सीज़न और आगे आने वाले जाड़े के लिए भी। मौसम एकदम ठंड हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ये रानीखेत जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाई पेड़ को अच्छी तरह से लोग सब काट रहे हैं, जो कि मिलिट्री की छावने के लिए है, मतलब कि टेंट लगाने के लिए है, और जो सीज़न आने वाली जाड़े की है उसमें जलावन के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट करके रख रहे हैं। मौसम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये बोलते हैं कि एक कलाकार के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। कलाकार के अंदर आग होनी चाहिए, लेकिन वो ठंडे मिजाज का हो। आग होनी चाहिए मतलब कैसी आग? गुस्सा वाला नहीं, आग होना मतलब किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को पाने की, है ना। लेकिन उसका मिजाज ठंडा होना चाहिए, ठीक है। गुस्सा में होकर के अगर कोई काम करेगा तो वो काम गलत होगा, ठीक है। फिर ये 18 जून 57 को एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवा को देखकर कवि कहते हैं कि उम्र की फसल पककर तैयार, सुपाने को सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके। लेखक जाते हैं तो देखते हैं खेत में पेड़ पर बैठी कौवा को, बाय मिस्टेक मैं इसे थोड़ा सुधार दूँ। पेड़ पर बैठी कौवा को देख करके कवि कहते हैं कि उम्र की फसल पककर तैयार, सूखने को सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। ये कौवा को बैठ करके देख कर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है, ये तुम पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, बहुत ही सुहाना लग रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिराई को छिलके उतार फेंके हैं।
ये कौवे को देख करके बोलते हैं, ये कौवे की तारीफ़ में बोलते हैं, ठीक है। ये कौवे को निहारते हैं और बोलते हैं उसके बारे में कि भाई एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की पिताई को छिड़के उतार फेंके हैं। 4 जुलाई 62 को ये कौसानी जाते हैं और वहाँ पे इन्होंने जो कुछ देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं। बोलते हैं आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी और भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। अजब सी बेचैनी मन में होती है। ये कौशानी में रहते हैं 4 जुलाई 62 को और ये किसी चिट्ठी की इंतज़ार करते रहते हैं। इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। ये हर रोज़ ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास कोई चिट्ठी आए। इन्हें कोई चिट्ठी भेजने वाले फ़िलहाल नहीं होते, ठीक है। इनका मिजाज थोड़ा भारी भारी होता है और दोपहर भी बीत जाती है, लेकिन फिर भी कोई चिट्ठी नहीं आती है। ये अपने डायरी में इन चीज़ों को लिखते हैं। अजब सी बेचैनी मन में होती रहती है। इनकी जब काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है, मतलब ये बुज़ुर्ग होने वाले होते हैं, तो इन्हें मतलब एक अलग तरह से बेचैनी होती है कि इन्हें किसी चीज़ की चिट्ठी की इंतजार थे कि भाई कोई मेरे लिए चिट्ठी लिखे, ठीक है। लिख करके आएगा तो मैं उसे पढ़ूँगा, सीखूँगा, उससे कुछ जानूँगा, है ना, बाहर के समाचार को जानूँगा। ऐसे ये आशा रख के रहते हैं, लेकिन उस दिन चिट्ठी नहीं आती। दिल्ली 30 अगस्त 76। दिल्ली ये जाते हैं 30 अगस्त 76 को और उस दिन के बारे में ये लिखते हैं। सेब बेचती लड़की उसकी कलाइयों में इतना जोर ना था कि वह चाकू से सेब की एक फाँक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया और कहा खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म पहले ही जान चुका था। लेखक दिल्ली जाते हैं तो वहाँ एक लड़की को देखते हैं। वो इतनी पतली और नाजुक होती है लड़की कि उस बेचारी से चाकू से सेब भी काटा ना जा रहा था। और वो लड़की इतनी कमज़ोर थी कि वो सेब को काट करके अपने ग्राहक को चखा भी ना पा रही थी। वो जब हार जाती है तो वो लेखक को चाकू थमा देती है और बोलती ये लो, खुद ही सेब को काट के चख लो, देख लो कैसा है। लेखक पहले ही से जानता था कि हाँ ये सेब काफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया, क्योंकि उससे मीठे अक्स की खुशबू आ रही थी और उसके रंग भी पके हुए थे। लेकिन लेखक उस लड़की को आजमाना चाहता है, ठीक है। 30 अगस्त को जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ की घटना को ये लिखते हैं। फिर 9 दिसंबर 78 को ये क्या लिखते हैं, देखो जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती, फरिश्त तो और भी है नहीं, जितना कुछ भेजता हूँ उस सब से रचने के बीज नहीं। 25 जुलाई 80 को ये लिखते हैं। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी हुई बीमारी का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कोई भयंकर बीमारी ना लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूँ। ये 30 जुलाई को बैठे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। ये बोलते हैं कि जीवन के केंद्रीय अनुभव लगता है। इनको अंदर ही अंदर खूब एक डर सताए रहता है। ये एक डरे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। इनके अंदर बड़े ही अजीब अजीब तरह के डर और ख्याल आने लगते हैं। ये सोचते हैं कि भाई घर का सदस्य अगर कोई बीमार हो जाएगा तो मैं कैसे संभाल पाऊँगा, अगर उन्हें कोई ख़तरनाक बीमारी लग गई तो मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँगा, किस अस्पताल में ले जाऊँगा। इन्हें मतलब कि ऐसी डर की व्यवस्था से ये गुजरते रहते हैं। इस डर से कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक प्यार की तरह कांपते हुए, एक क्या लिखा है, एक की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि इसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस वक्त ये अपने अंदर मतलब कि पूरे बुरे ख्याल आते हैं। जब लोग थोड़ा टेंशन में हो, तनाव में हो, तो अंदर मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। उसी तरह लेखक को भी बीमारियों का डर होता है कि अगर घर में कोई बीमार हो गया तो मैं उसे कैसे इलाज करा पाऊँगा, कैसे उसकी व्यवस्था करूँगा, उन्हें किस अस्पताल में ले जाऊँगा। ये घंटों तक टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और ये कांपते रहते हैं और ये अपने ही मन में भगवान से प्रार्थना करते रहते कि भाई मुझे ऐसे संकट से
बचाओ। ये खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, डर बड़ी आसानी से इनके अंदर घुस जाए। तो दोस्तों यही थी हमारी सारांश। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि लेखक ने अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को तारीख के साथ लिख रखा है अपने डायरी में। इसी तरह से आप भी चाहें तो अपनी डायरी लिखें। ठीक है, ये एक अच्छी कला है दोस्तों, इसे लिखना चाहिए हर किसी को, है ना। आपके अंदर ऐसी कला होना चाहिए। एक छात्र का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि अपने सिलेबस को पढ़े, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके वो देखे, समाज को समझे, है ना। तो दोस्तों आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपको अगर और कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय